हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर 11 रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने वाले हैं ये 11 चैप्टर जो पार्ट 1 अकाउंट्स का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले के जो 1 to 10 चैप्टर्स हैं वो आपको चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में भी सभी को इंक्लूड कर दिया गया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में अकाउंट्स की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। एक सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स और उनके सॉल्यूशंस हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और क्यों प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम पढ़ते ही हमें पता चल गया कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर सारे सम्स, सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बैंक से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो पेज दिखाया है आपको, ये आपकी टेक्स्ट बुक का है, बट मैं एक एक वर्ड रीड नहीं करूँगी, डायरेक्टली आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा एक्सप्लेन करती हूँ एक्चुअली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि हर एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो होता है वो बिजनेसमैन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है। जो हमने 1 to 10 चैप्टर्स पढ़े सभी में यही आता था, एक एक ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन अपनी अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड किया करता है। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो बैंक और बिजनेसमैन के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके बीच का है। जैसे बिजनेसमैन ने बैंक से विड्रॉ किया या फिर डिपॉजिट किया, तो ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बिजनेसमैन और बैंक के रिलेशंस जो है वो पूरा चैप्टर यहाँ पर ये जो है वो उसी पे बेस्ड है। अब बिजनेसमैन कैश बुक अपने पास रखता है। आप देख सकते हैं कैश बुक होती है जो अलग अलग कॉलमनर कैश बुक्स हमने अभी अभी चैप्टर 7 में पढ़ी थी, वैसी कैश बुक बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है। उसमें एक बैंक कॉलम भी होता है कि बैंक के साथ कौन कौन से ट्रांजैक्शंस जो है वो बिज़नेस के हुए हैं अब तक। तो बिजनेसमैन के पास अपनी कैश बुक होती है और एक और बुक होती है जिसका नाम होता है पासबुक। वो पासबुक बैंक देता है और बैंक उसमें सारी एंट्रीज़ करता है। आपने देखा होगा सभी का बैंक अकाउंट होता है, आपके फैमिली में से भी बैंक अकाउंट्स होंगे किसी ना किसी के। तो जो बैंक अकाउंट जब भी क्रिएट किया जाता है तो बैंक होल्डर को, अकाउंट होल्डर को एक पासबुक दी जाती है। उस पासबुक में कंप्यूटराइज एंट्रीज़ होती है कि आपके ट्रांजैक्शंस बैंक के साथ कौन कौन से हुए हैं, डेट वाइज सारे ट्रांजैक्शंस उसमें रिकॉर्डेड होते हैं। तो वो पासबुक होती है जो बैंक अकाउंट होल्डर को दी जाती है ऑन बिहाफ ऑफ बैंक। बैंक अपने हिसाब से उसमें एंट्रीज़ करता है। तो लास्ट में जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी पासबुक और कैश बुक और बैंक में जो बैलेंस रहा होता है इन तीनों को कंपेयर करके देखता है कि कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, टैली करता है। अगर कहीं पे डिफरेंस आ रहा है तो बिजनेसमैन कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे पास जो पासबुक है उसमें एंट्रीज़ जो आ रही है वो मेरी कैश बुक में नहीं आ रही है, या फिर टैली नहीं हो रहा है, जो अकाउंट्स है वो अमाउंट अलग आ रही है और बैंक अकाउंट में जो अमाउंट है वो अलग दिखा रही है। तो कंफ्यूज्ड बिजनेसमैन अब क्या करेगा, टैली करेगा। उसके बाद अगर कोई मिस्टेक्स उसको लग रही है तो वो क्या कर सकता है, तो वो एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा। वही पूरा कंसेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अगेन मैं स्टार्टिंग से पासबुक के रूल्स और बाकी बैंक रिकंसिलिएशन के रूल्स आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आगे वीडियो को स्किप मत कीजिए और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं पासबुक की। पासबुक जो होती है वो एक कॉपी होती है जो आप एक अकाउंट होल्डर को दी जाती है ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, और बैंक उसमें कंप्यूटराइज्ड एंट्रीज़ करवाते हैं। और ये जो पूरी पासबुक होती है वो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होती है। जो आपने 3 अकाउंट्स पढ़े थे, नॉमिनल अकाउंट, उसके बाद पर्सनल अकाउंट और लास्ट था रियल अकाउंट। तो जो पर्सनल अकाउंट के रूल्स होते हैं अकाउंटिंग नॉर्म्स में, तो जो पर्सनल अकाउंट के रूल्स होते हैं उन्हीं पे पासबुक बेस्ड होती है। वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसे कुछ रियल पासबुक्स दिखती है, आपके घर में होगी ये पासबुक, क्योंकि हर एक का अकाउंट होता है, आप सब अकाउंट होल्डर्स होते हैं। तो पासबुक इजीली आपके पास अवेलेबल होती है। तो आप उसमें एक बार चेक करके देखना। ऐसा कुछ पासबुक का जो है
वो टाइप रहता है, ये स्पेसिमेन ऑफ पासबुक है। ऐसे कॉलम्स होते हैं, एक डेट का कॉलम होता है, उसके बाद पर्टिकुलर का कॉलम होता है, चेक नंबर का कॉलम होता है, अमाउंट विड्रॉन जो डेबिट बैलेंस दिखाई जाती है, और अमाउंट डिपॉजिटेड जो क्रेडिट बैलेंस दिखाई जाती है, और टोटल बैलेंस, और यहाँ पर साइन ऑफ बैंक ऑफिसर। अब मैं यहाँ पर ये पूरा जो स्टेटमेंट है, जो पूरा स्पेसिमेन ऑफ पासबुक है, वो एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली ये जो पासबुक है वो पर्सनल अकाउंट्स पे बेस्ड होती है, जो ट्रेडर के पर्सनल अकाउंट, जैसे कि जो रूल था पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये जो रूल है ये यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि आप एक अकाउंट होल्डर हैं और आप एक बिजनेसमैन भी हैं, तो आपके पास जो पासबुक होगी उसमें एंट्रीज दिखाई जाएगी, जैसे कि डेट आ गई, उसके बाद पर्टिकुलर में लिखा जाएगा कैश है या फिर ऑनलाइन कोई पेमेंट्स किए हैं या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट हुए। उसके बाद अगर कोई चेक हुआ तो उसका चेक नंबर, उसकी भी एंट्री यहाँ पर इस कॉलम में दिखाई जाती है। अब अमाउंट विड्रॉन जो है वो डेबिट क्यों होती है? अमाउंट विड्रॉन डेबिट होती है, जैसे कि आपने अपने बैंक अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ कर ली, तो अभी आप अमाउंट के रिसीवर हैं, अभी आपने कैश रिसीव किया है, तो यहाँ पर वो अमाउंट जो है वो डेबिट साइड दिखाई जाती है। इसलिए यहाँ पर पर्सनल अकाउंट के रूल्स अप्लाई किए गए हैं, डेबिट द रिसीवर। इसलिए डेबिट अमाउंट आपको रिसीव हुई है, तो आप अभी आपका अकाउंट डेबिट हुआ है, इसलिए जो अमाउंट है वो यहाँ पर डिडक्ट दिखा देंगे आपके बैंक अकाउंट से कि ये आपने रिसीव कर लिए। आपको पता होगा, आप जब भी अपने अकाउंट से विड्रॉ करते हैं या कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो आपको बैंक से एक एसएमएस आता है जिसमें लिखा जाता है कि 5000 रुपीज़ डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। तो डेबिटेड मतलब आपने रिसीव कर लिए। ये पर्सनल अकाउंट के रूल्स यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। अब क्रेडिट इफ़ेक्ट मतलब जो आपने बैंक में डिपॉजिट किए, जैसे आपने 2000 3000 रुपीज़ अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, तो यहाँ पर वो क्रेडिट कॉलम में दिखाए जाएंगे, बिकॉज़ अभी आप गिवर हैं और आपने बैंक को दे दिए, तो वो सारी अमाउंट जो है वो क्रेडिट साइड चली जाएगी। तो यहाँ पर पासबुक इन शॉर्ट पर्सनल अकाउंट के रूल्स से चलती है, और जो बैलेंस मतलब पूरा अब अकाउंट में आपके कितना बैलेंस रहा है वो टोटल बैलेंस इस कॉलम में दिखाया जाता है। और ये जो लास्ट कॉलम है साइन ऑफ बैंक ऑफिसर, ये नॉर्मली अब जो भी बैंक की पासबुक रहती है उसमें ये कॉलम नहीं दिया जाता है, बिकॉज़ अब सारी जो पासबुक्स हैं वो कंप्यूटराइज्ड होती है, वो सारी एंट्रीज कंप्यूटर से होती है। इसलिए जो ऑफिसर, जो पहले ऐसा होता था जब कंप्यूटराइज नहीं होती थी तब ऑफिसर जो एंट्रीज करता था टैली करके उसको साइन करनी पड़ती थी, बट अब ये कंप्यूटराइज्ड है तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं रहती है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो आई होप आपको पासबुक क्या ये कॉलम्स क्यों दिखाए गए हैं और पासबुक में किस तरह से एंट्रीज़ होती है वो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए ये पूरा डिटेल में वही का वो एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने अभी आपको बताया, ये पूरा उसका थ्योरी पार्ट है। अगर आप चाहें तो एक बार यहाँ पर पूरा रीड कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कैश बुक। कैश बुक तो हमने पढ़ा था, पूरा 7 चैप्टर कैश बुक पढ़ा था। उसमें बैंक कॉलम्स होते हैं और जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन के होते हैं वो अपने कैश बुक में लिखते रहते हैं कि अब बैंक में इतना डिपॉजिट कर दिया है, कैश कहाँ कहाँ गया है वो। बट इस चैप्टर में हमें कैश और बैंक सिर्फ ये 2 रिलेशन से यहाँ पर देखना है। तो कैश बुक का जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर दिखाया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट आ रहा है वो ये है बैंक बैलेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो प्लीज़ यहाँ से आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, रिक्वेस्ट है, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट आपको अच्छे से पता होगा। बैंक बैलेंस जो होता है वो क्या होती है, असेट्स होती है। एक बिजनेसमैन के पास कितना कैश है वो बैंक बैलेंस में दिखाया जाता है। और बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटीज़ होती है कि बैंक के पास से इतना जो अमाउंट है वो एज अ लोन ओवरड्राफ्ट ले लिया है, मतलब अब बैंक को बहुत फ्यूचर में जल्दी से जल्दी रीपे करना है। तो ये जो होते हैं ये 2 चीज़ें, बैंक बैलेंस असेट्स होती है और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं, हमारी लायबिलिटीज़ होती है। अब यहाँ पर इन दोनों कंसेप्ट को कैश बुक और पासबुक के अकॉर्डिंग हमें एक्सप्लेन करना है। दोनों कंसेप्ट हम एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंस दिखाएंगे। पासबुक के लिए दोनों के रूल्स क्या थे और कैश बुक के लिए इन दोनों के रूल्स क्या रहेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर दिखाया गया, आप देख सकते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक अकाउंट इज़ एज
बैंक बैलेंस। तो यहाँ पर ये क्या समझाएगा है, मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। बैंक बैलेंस इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर मीन्स द एक्सेस ऑफ टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड ओवर द टोटल ऑफ पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक। Thus, bank balance means remaining amount of total debit side after deducting the total of credit side of a bank column in a cash book. अब जो कैश बुक बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है उसमें अगर उसकी डेबिट साइड एक्सेस आ रही है, मतलब उसका बैंक बैलेंस अच्छा है, बैंक बैलेंस होता है वो कि उसकी असेट्स जो है वो ज़्यादा है, मतलब उससे जो पेमेंट्स, उसके पास जो कैश है वो ज़्यादा है, पेमेंट्स जो उसने किए हैं वो कम है, क्रेडिट साइड कम है। तो डेबिट बैलेंस हमेशा ज़्यादा होता है। आपने कैश बुक्स पढ़ी थी, उसमें हम क्रेडिट साइड में एक्सेस अमाउंट दिखाते थे, उसका मतलब होता था कि बिजनेसमैन को प्रॉफिट ही हुआ है, उसके पास बैंक बैलेंस अच्छा है। तो इसका मतलब यही होता है कैश बुक का डेबिट बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए, तो वो बैंक बैलेंस कहलाता है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो अगर कैश बुक में क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, मतलब पेमेंट साइड ज़्यादा आ रही है, बहुत सारे पेमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेंसेस कर दिए हैं कैश में, और क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गई है, डेबिट साइड कम है, मतलब कैश कम है बिजनेस में, तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो ये बैंक कॉलम से रिलेटेड कैश बुक के लिए दो यहाँ पर रूल्स बताए गए। अगर कैश बुक में डेबिट साइड का कॉलम जो है वो ज़्यादा आ रहा है, अच्छी अमाउंट उसमें दिखाई गई है, तो वो बैंक बैलेंस हो गया, मतलब वो असेट्स हो गई। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखाए गए हैं, तो वो क्या हो गई है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गई है, लायबिलिटीज़ हो गई है। तो ये कैश बुक का था। अब मैं पास बुक पे एक्सप्लेन करती हूँ बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे दिखाया जाता है। अब बिजनेसमैन को इस तरह से पता चलेगा टैली करने पर कि उसका बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हुआ है या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज़ हुआ है। अब अगर पास बुक में देखना हो कि बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, तो कैसे देखते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पासबुक में जो भी मेंटेन किए जाते हैं वो पर्सनल अकाउंट के रूल से मेंटेन किए जाते हैं बुक्स। तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। दोज ट्रांजैक्शन विच आर रिकॉर्डेड इन बैंक अकाउंट बाय ट्रेडर आर रिकॉर्डेड बाय गिविंग ऑपोजिट इफेक्ट इन पासबुक by bank. Therefore, bank balance as per passbook means the excess of total of credit column than that of debit column in a passbook. अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे ही आप विड्रॉ कर लेते हैं बैंक अकाउंट से अमाउंट, तो आप डेबिट आपका जो अमाउंट होता है वो डेबिटेड दिखाता है। डेबिटेड इसलिए बिकॉज आप रिसीवर हैं, और जैसे ही आप अपनी अमाउंट बैंक में डालते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है बिकॉज आप गिवर हैं। तो यहाँ पर पासबुक में जो भी एंट्रीज़ हैं वो कैश बुक के ऑपोजिट दिखाई गई है, तो इसमें भी ऑपोजिट वर्क जाएगा बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट का। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप पासबुक टैली करने जाएंगे, अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो रहा है, और क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है पासबुक में, इसका मतलब है कि आपका बैंक बैलेंस अच्छा है। बैंक बैलेंस यानी कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, क्रेडिट साइड का जो कॉलम होता है पासबुक में, उसका मतलब ये होता है कि जो बिजनेसमैन है उसने अपने बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट डाली है। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट वो डालेगा तो क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा दिखाएगा, मतलब आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर आप बहुत सारा विड्रॉ करते जाएंगे और उसमें कुछ लोन्स भी ले लिए, तो वो सब डेबिट बैलेंस इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि आप अभी रिसीवर हैं, तो आप डेबिट बैलेंस अपना इंक्रीज़ करें। तो पासबुक में डेबिट बैलेंस इंक्रीज़ होने का मतलब हो गया है कि आपने ओवरड्राफ्ट कर लिया बैंक से, तो वो लायबिलिटीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों इफ़ेक्ट जो हैं ऑपोजिट है कैश बुक में और पासबुक में, बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट की। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर समझ आ गया होगा। प्लीज़ जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, बिकॉज इसी पे बेस्ड है आगे के सारे क्वेश्चंस, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये हमने अभी तक जो टॉपिक्स देखे थे वो पूरा कैश बुक समझा, पासबुक समझा कि बैंक के साथ कैसे मेंटेन किए जाते हैं और कौन से रूल्स यहाँ पर अप्लाई होते हैं। अब यही चीज़ यहाँ पर इन शॉर्ट, एकदम शॉर्ट टेबल में समझाई गई है। फॉर बिजनेस के लिए बैंक बैलेंस क्या होता है और फॉर बैंक के लिए बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, मैंने पूरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर
कर दिया है। अब मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पासबुक में किस तरह से अपना बैंक बैलेंस, ओवरड्राफ्ट चेक कर सकता है बिजनेसमैन, और कैश बुक में कैसे चेक कर सकता है। अगर कैश बुक और पासबुक में बिजनेसमैन को कोई डिफरेंस लग रहा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, अमाउंट टैली नहीं हो रही है, कोई एंट्रीज ऐसा लग रहा है कि गलत हो गई है, या फिर कोई एंट्री दिखाई नहीं गई, जैसे चेक डिपॉजिट किया बट वो पासबुक में एंट्री हुई नहीं और हमारे कैश बुक में एंट्री की हुई है बिज़नेस के, तो इस तरह के जो डिफरेंस आ रहे हैं उस डिफरेंस को रेक्टिफाई करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं, कि बैंक को बोला जाता है कि आप इस मिस्टेक को सुधारिए। तो यहाँ पर ये पूरा आप यहाँ पर थियोरी पढ़ सकते हैं, इसी पे बेस्ड है। जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर और भी बताया गया है, वही चीज़ है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है। और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ये हमेशा एक स्टेटमेंट की तरह इसे ट्रीट किया जाता है, ये कोई अकाउंट नहीं है। जैसे हम डेबिट साइड क्रेडिट साइड रख के अकाउंट बनाते थे, वैसे इसे अकाउंट नहीं कहा गया है, ऐसे इसे सॉल्व कर सकते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड रख के, बट ये हमेशा एक स्टेटमेंट ही रहेगा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के नाम से ही जाना जाएगा। और इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के लिए। तो ये थ्योरी पार्ट है, आप यहाँ पर ये 8 पॉइंट्स रीड कर सकते हैं अगर आप इसकी थ्योरी और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। तो ये 6 नंबर का पॉइंट। और उसके बाद हमने अभी कैश बुक समझा, तो मैंने आपको पूरा कैश बुक का एग्जाम्पल देखिए पहले भी समझाया था। इस तरह की कैश बुक्स होती है जो हमने पहले चैप्टर 7 में सीखी थी, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस, इसी पे बेस्ड रहेगा। उसके बाद कैश बुक और पासबुक जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। अब रीज़न्स क्या होते हैं कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ रहे होते हैं बिज़नेस में, वो रीज़न्स कुछ हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ऐसे कौन कौन से रीज़न्स हैं जो हमेशा बिज़नेस में अराइज़ हो जाते हैं और फिर ये सिचुएशन आ जाती है कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो वो कुछ रीज़न्स यहाँ पर रीड कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट रीज़न है चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब जब बिजनेसमैन ने चेक दे दिया है बैंक में, बट बैंक ने क्या किया है, क्रेडिट नहीं किया। क्रेडिटेड मतलब अभी तक बिजनेसमैन को दिया नहीं है, बिजनेसमैन को नहीं मिला है वो। तो ये जो यहाँ पर ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं वो एग्जांपल के साथ आपको समझाए गए। तो ऐसे डिफरेंस आ जाता है। अब बिजनेसमैन ने तो जैसे ही बैंक डिपॉजिट किया होगा, बैंक के अंदर चेक डिपॉजिट किया होगा, उसने अपनी कैश बुक में लिख लिया होगा कि इतने का चेक मैंने डिपॉजिट कर दिया है। तो इस तरह से फिर जब बैंक उसे नहीं करता है, उस प्रोसेस को आगे नहीं स्टार्ट करता है, तब तक वो डिफरेंस आ जाता है। और वो डिफरेंस को ही रेक्टिफाई करने के लिए फिर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं। अब सेकेंड रीज़न क्या होता है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया, बैंक ने दिखा दिया कि हमने चेक इशू कर दिया, बट पेमेंट नहीं मिलता है। तो ये सारे रीज़न्स होते हैं। थर्ड रीज़न क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर्स इन बैंक। अब बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं बिजनेसमैन के साथ कि बिजनेसमैन ने बता दिया होता है कि मेरे अकाउंट का नाम ये है। आपने बहुत सारे बिजनेस ऐसे देखे होंगे और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस देखी होगी जो अपने अकाउंट का नाम, अकाउंट नंबर बता देती है कि जो भी पेमेंट करने चाहते हैं इस अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। तो बहुत बार ऐसा होता है डायरेक्टली कस्टमर्स जाके बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है अमाउंट, और बिजनेसमैन को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वो बिल्कुल भी अलर्ट नहीं होता है कि उसके अकाउंट में किसी कस्टमर ने जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया। अब बैंक एंट्रीज़ में वो दिखाएंगे ट्रांजैक्शन, बट कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं होगी। तो इस तरह से डिफरेंस आ जाता है जब लास्ट में टैली नहीं होता है आंसर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट, कमीशन, चार्जेस एक्सेट्रा। अब आपको पता है बैंक जो है कभी कभी कमीशन दे देता है, कभी इंटरेस्ट दे देता है, जो भी अकाउंट में अमाउंट होती है उसके ऊपर, या फिर कभी कभी बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लेता है। आगे इतने सारे चैप्टर्स पढ़े थे तो ये सारे ट्रांजैक्शन अच्छे से पता होंगे कि 3 रुपीज़ उन्होंने डिडक्ट कर लिए, 5 रुपीज़ बैंक चार्जेस के, 100 रुपीज़ बैंक चार्जेस के अपने आप उन्होंने डिडक्ट कर लिए अकाउंट से। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो होते हैं, जो बैंक अपने आप कभी इंटरेस्ट दे देता है, कभी कमीशन दे देता है, कभी जो है चार्जेस के माइनस कर लेता है। तो ये ट्रांजैक्शन से कभी कभी अवेयर नहीं होता है बिजनेसमैन, और वो अपनी कैश बुक में ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करता है, बट बैंक की बुक्स में ये रिकॉर्ड हो जाते हैं। जो पासबुक होती है उसमें इसकी एंट्रीज हो जाती है, और लास्ट में ये टैली नहीं करता है आंसर। तो यहाँ पर ये कुछ
रीजंस होते हैं जिससे डिफरेंस अराइज हो जाता है। उसके बाद फिफ्थ है अमाउंट रिकवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ अ ट्रेडर एंड क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब जो ट्रेडर है उसके पास अमाउंट रिकवर भी हो गई है, बैंक में भी ये दिखा दिया है ट्रांजैक्शन पासबुक में, बट वो कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया है। तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शन है उससे यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद सिक्स्थ है चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट लेफ्ट अप टू डिपॉजिट इन बैंक। अब चेक जो है उसने क्या किया है, रिसीव तो कर लिया कस्टमर से, अपनी कैश बुक में एंट्री भी कर दी कि मैं ये चेक जो है बैंक में डिपॉजिट करूँगा। आपने कैश बुक 7 चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने यही देखा था कि किसी भी कस्टमर से चेक अगर हमने रिसीव किया है तो हम बैंक कॉलम में लिखते थे कि ये 5000 बाय बैंक अकाउंट। तो ये इस तरह से हम लिखा करते थे। इसका मतलब यही होता था कि अब ये डायरेक्टली बैंक के अकाउंट में हम डिपॉजिट करने वाले हैं। बट इन केस अगर बिजनेसमैन भूल गया किसी रीज़न से इसे डिपॉजिट करना बैंक में, तो वो डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर कि उसकी कैश बुक में रिकॉर्डेड है बट बैंक में नहीं रिकॉर्डेड है। उसके बाद सेवेंथ है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी कैश बुक में वो भूल जाता है रिकॉर्ड करना और बैंक में डिपॉजिट करके आ जाता है। तो ये जो छोटे छोटे रीजंस हैं यहाँ पर यही सब बताए गए हैं। ऐसे चेक्स होते हैं, इन्हीं की वजह से यहाँ पर हो रहा है सब कुछ। तो चेक की वजह से होता है। अगेन है चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक बट लेफ्ट टू अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। उसके बाद है चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट गिवन टू ट्रेडर। कैश बुक में दिखा दिया बट ट्रेडर को चेक नहीं दिया, तो डिफरेंस अराइज हो जाता है। उसके बाद है पेमेंट मेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिसऑनर ऑफ बिल एक्सचेंज डिस्काउंटेड विद बैंक अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। उसके बाद है अदर एरर्स। तो ये सारी चीज़ें सेम एक ही चीज़ पे बेस्ड है कि चेक की वजह से ही हो रहा है। जो चेक के ट्रांजैक्शंस हैं उसमें डिफरेंस आ जाते हैं। तो आप एक बार ये सारी रीड कर लीजिए, ये थियोरी क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं आपके। उसके बाद है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड इलस्ट्रेशंस। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरा जो थियोरी तक का पार्ट था वो एक्सप्लेन किया। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं ये भी एक्सप्लेन किया। अब आगे का जो टॉपिक है, जो फॉर्मेट है और जो 2 मेथड्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जिससे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है, जो है मैथमेटिकल मेथड और दूसरी है मेथड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये दोनों मेथड्स और एक इलस्ट्रेशन भी हम सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपके लिए भी हेल्पफुल रहा हो तो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जल्दी से हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट जो है विथ इलस्ट्रेशन, और अब हम पूरा पार्ट यही समझेंगे कि ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं और किस मेथड से बनाए जाते हैं, इनकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर उसमें कोई डाउट्स रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज का वीडियो देखने के बाद आपको पूरी थियोरी का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट था। तभी आप समझ पाएंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।